क्या कोई इंसान गरीबी के बदबूदार कमरे से निकलकर देश की सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंच सकता है? और अगर पहुंच भी जाए, तो क्या वही इंसान एक दिन उसी ऊंचाई से गिरकर सब कुछ खो सकता है? दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने ठुकराए जाने का दर्द भी झेला और सत्ता के नशे का शिखर भी देखा। लेकिन इस कहानी में सिर्फ जीत नहीं है, यहाँ है धोखा, विवाद, बगावत और एक ऐसा पतन जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आखिर कैसे एक टीवी की आदर्श बहू राजनीति की सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हुई, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी सिस्टम ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया? अचानक एक दिन देश की सबसे ताकतवर और चर्चित मंत्री कैसे बन गईं? क्या आपको पता है कि टेलीविजन की दुनिया में आदर्श बहू का प्रतीक बनी तुलसी वीरानी पर असल जिंदगी में अपनी ही सहेली का घर तोड़ने और उसके पति से शादी रचाने के इतने गंभीर आरोप क्यों लगे? जिस महिला ने 2019 के महासंग्राम में उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाकर गांधी परिवार का बरसों पुराना गुरूर तोड़ा था, जिसे पूरी दुनिया ने जॉइंट किलर का ऐतिहासिक खिताब दिया था, उसे अचानक 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर क्यों निकाल फेंका? क्या ये उनके लगातार बढ़ते हुए अहंकार का नतीजा था, या फिर पर्दे के पीछे अमित शाह और पार्टी के साथ कोई ऐसी अनकही बगावत सुलग रही थी जिसने उनका पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लगा दिया और उन्हें अर्श से फर्श पर ला पटका? आज हम राजनीति और बॉलीवुड के उस तिलिस्म को तोड़ने जा रहे हैं जिसकी चकाचौंध के पीछे बहुत गहरा अंधेरा छुपा है। इस मसालेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 23 मार्च 1976 को राजधानी दिल्ली के मशहूर लेडी हार्डिंग अस्पताल से, जहां एक नन्ही बच्ची ने दुनिया में अपनी पहली सांस ली। लेकिन इस बच्ची के जन्म पर परिवार में जश्न का कोई माहौल नहीं था और ना ही कोई ढोल नगाड़े बज रहे थे। वजह थी इसके माता पिता अजय मल्होत्रा और शिवानी बागची, जिन्होंने समाज की बंदिशों और परिवार की मर्जी के सख्त खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। उनके पिता एक पंजाबी खत्री थे और मां एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। इस प्रेम विवाह की बहुत बड़ी कीमत उन्हें अपना ही घर छोड़कर चुकानी पड़ी थी। जब उन दोनों ने घर छोड़ा तो उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ कुल 150 रुपए थे। जरा सोचिए, जिंदगी शुरू करने के लिए सिर्फ 150 रुपए। उनके पास सिर छुपाने के लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मजबूरी में उन्होंने दिल्ली के मुनेरका इलाके में अपने एक दोस्त के तबेले के ऊपर बने एक बेहद छोटे से, सीलन और बदबू से भरे कमरे में पनाह ली। नीचे गाय भैंसों का तबेला था। हर वक्त गोबर की तेज महक आती थी, मच्छरों की भिनभिनाहट रहती थी, और ठीक उसी घुटन भरे और बदहाल माहौल में जन्मी थी स्मृति मल्होत्रा। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, लेकिन इस परिवार की परेशानियां किसी भी तरह कम नहीं हुईं, और दिल्ली की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से बचने के लिए ये परिवार पड़ोसी शहर गुड़गांव शिफ्ट हो गया। आज का गुड़गांव भले ही आपको आलीशान बिल्डिंगों, चमचमाते कॉरपोरेट ऑफिसों और शानदार मॉल्स से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस पुराने दौर में ये शहर नया नया बस रहा था और हर तरफ सिर्फ धूल, मिट्टी और वीरानी छाई रहती थी। हालात इतने खराब थे कि स्मृति के पिता अपने परिवार का पेट पालने के लिए धौला कुआं के आर्मी क्लब के बाहर एक छोटी सी दुकान लगाकर किताबी बेचा करते थे। नन्ही स्मृति रोज बस के धक्के खाते हुए धौला कुआं आती थीं और अक्सर चुपचाप अपने पिता के पास जाकर बैठ जाया करती थीं।
वहां आर्मी क्लब से गुजरने वाले बड़े बड़े आर्मी अफसरों की चमक और रब को देखकर वो अक्सर सोचती थीं कि क्या कभी भविष्य में उसकी जिंदगी भी इतनी ही रुतबेदार और आलीशान हो पाएगी। दूसरी तरफ परिवार की खस्ता हालत को सुधारने के लिए उनकी मां शिवानी घर घर जाकर पैदल मसाले बेचा करती थीं। जब मसाले बेचने के बाद भी घर का खर्च नहीं चल पाया तो मजबूरन उन्होंने दिल्ली के 5 स्टार ताज मानसिंह होटल में हाउसकीपिंग की बेहद छोटी सी नौकरी कर ली। इसके कुछ समय बाद स्मृति की 2 और बहनें पैदा हुईं और एक ऐसे रूढ़िवादी समाज में जहां सिर्फ बेटे की चाह रखी जाती हो, वहां 3 बेटियों का बाप होना उनके गरीब पिता के लिए ताने और बेइज्जती का सबब बन गया। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहने लगी और इस मानसिक तनाव ने धीरे धीरे उनके माता पिता के रिश्ते में कड़वाहट का जहर घोलना शुरू कर दिया। उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जबकि उनकी मां ग्रेजुएट थीं, और ये वैचारिक और आर्थिक दरार इतनी गहरी होती चली गईं कि 1983 में वो मनहूस दिन आ गया जिसने स्मृति के मासूम बचपन को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। महज 7 साल की छोटी सी उम्र में स्मृति ने अपना घर बुरी तरह टूटते हुए देखा और तलाक के बाद उनकी मां उन्हें और बहनों को लेकर वापस दिल्ली आ गईं। यानी वो लव मैरिज जिसके लिए उन्होंने अपने परिवारों से बगावत की, उसका अंजाम अंत में इतना बुरा हुआ। उस पुराने जमाने में तलाकशुदा महिलाओं और टूटे हुए परिवारों को समाज बहुत ही हेय दृष्टि और शक की नजर से देखता था। दिल्ली आकर स्मृति अपने नाना नानी के घर रहने लगी, जहां उनके नाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कट्टर और समर्पित सदस्य थे और उनकी मां भी जनसंघ की विचारधारा से जुड़ चुकी थीं। यहीं से अनजाने में उस छोटी सी बच्ची के कच्चे दिमाग में वो गहरे राजनीतिक और वैचारिक बीज बो दिए गए जो कई दशकों बाद भारतीय राजनीति का एक विशाल वटवृक्ष बनने वाले थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी कोई बहुत अच्छे स्कूल में नहीं, बल्कि आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे एक मामूली से टेंट स्कूल में हुई, जहां सभी गरीब बच्चे जमीन पर टाट पट्टी बिछाकर पढ़ाई किया करते थे। काफी संघर्ष के बाद 6ठी क्लास में जाकर उनका एडमिशन कैथोलिक नन द्वारा चलाए जाने वाले होली चाइल्ड ओनेलियम स्कूल में हुआ। ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी अब थोड़ी पटरी पर आ ही रही है कि तभी 13 से 14 साल की नाजुक उम्र में उनके नाना का अचानक निधन हो गया। इस घटना के बाद मजबूरन उनके माता पिता को फिर से एक छत के नीचे साथ रहना पड़ा। लेकिन सच तो ये है कि जो कांच का रिश्ता एक बार दरक जाता है वो पहले जैसा कभी नहीं जुड़ पाता। परिवार की आर्थिक हालत अभी भी बेहद खस्ता थी और टीन एज में कदम रख चुकी स्मृति ये बात बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी कि अगर उन्हें इस गरीबी के बदबूदार दलदल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना है तो उन्हें किसी फरिश्ते का इंतजार करने के बजाय खुद ही कुछ करना होगा। महज 16 साल की उम्र में जब उनके साथ की लड़कियां कॉलेज जाने के सुनहरे सपने देखती हैं और नए नए फैशन के बारे में सोचती हैं, तब स्मृति दिल्ली के तपते हुए फुटपाथों पर अनजान लोगों को ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही थीं। वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की कॉस्मेटिक कंपनी नेचर्स के लिए एक सेल्स गर्ल का काम करती थीं। इस कमर तोड़ देने वाले काम के लिए उन्हें रोज के सिर्फ 200 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। लेकिन जब उनके पता को बेटी के इस तरह सड़कों पर घूमने की भनक लगी तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत स्मृति का सड़कों पर ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना बंद करवा दिया और उन्हें जबरदस्ती एक कुरियर कंपनी में काम पर लगा दिया। अब उस छोटी सी लड़की का नया काम था आनंद विहार बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और पालम एयरपोर्ट जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से भारी भरकम कुरियर के पार्सल उठाना और उन्हें ऑफिस में जाकर रजिस्टर में एंट्री करना। जब पसीने से लथपथ
धूल मिट्टी में सनी हुई थकी हारी स्मृति वो भारी डिब्बे उठाती थीं तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना पलता था, इस घुटन भरी गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी पाना। 1993 में उन्होंने किसी तरह अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पत्राचार के माध्यम से बीकॉम में एडमिशन ले लिया। लेकिन उनका चंचल मन उन उबाऊ किताबों और बैलेंस शीट के आंकड़ों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनके अंदर एक ऐसी तेज आग सुलग रही थी जो उन्हें लगातार रुपहले पर्दे और ग्लैमर की चमकदार दुनिया की तरफ खींच रही थी। और फिर 18 साल की उम्र में उस लड़की ने एक ऐसा निडर फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए पलटकर रख दिया। बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी जान पहचान के और बिना किसी मजबूत बैकअप के वो अपने कुछ कपड़े बांधकर माया नगरी मुंबई की तरफ निकल पड़ी। लेकिन मुंबई शहर जितना दूर से हसीन लगता है, पास से उतना ही बेरहम भी है। यहाँ पहुंचकर सपने जितनी जल्दी रंगीन लगते हैं, उतनी ही जल्दी कांच की तरह टूटते भी हैं। स्मृति ने मुंबई में सरवाइव करने के लिए मॉडलिंग और थिएटर में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। उन्होंने टीवी सीरियल्स और विज्ञापनों के लिए कई जगह ऑडिशन दिए, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ और सिर्फ कड़वा रिजेक्शन ही मिला। 1998 में सब कुछ दांव पर लगाते हुए उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा रिस्क लिया। इस बड़ी प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए महंगे डिजाइनर कपड़े, मेकअप और ग्रूमिंग चाहिए थी, जिसके लिए उन्हें अपने पिता से 1 लाख रुपए उधार मांगने पड़े। उनके सख्त पिता ने शर्त रखी कि अगर वो ये प्रतियोगिता हार गईं तो उसे ये सारे पैसे ब्याज समेत वापस चुकाने होंगे, वरना उसे चुपचाप अपने पिता की मर्जी के लड़के से शादी करनी पड़ेगी। स्मृति ने ये खतरनाक शर्त मंजूर कर ली और अपनी मेहनत से वो टॉप 5 फाइनलिस्ट्स तक पहुंची भी। लेकिन बदकिस्मती से मिस इंडिया का चमकता हुआ ताज उनके सिर पर नहीं सज सका। हार का दर्द तो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था उनके पिता का वो 1 लाख रुपए का चढ़ता हुआ कर्ज। प्रतियोगिता से मिले कुछ स्पॉन्सर गिफ्ट्स को बाजार में बेचकर उन्होंने किसी तरह 30,000 रुपए जुटाए, लेकिन बाकी पैसों का जुगाड़ करने के लिए अब उन्हें तुरंत एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। अपनी अच्छी हाइट और इंग्लिश के दम पर उन्होंने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के पद के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन वहां भी किस्मत ने धोखा दिया और उन्हें ये कहकर बहुत बुरी तरह बेइज्जत करके रिजेक्ट कर दिया गया कि उनके अंदर एक एयर हॉस्टेस जैसी जरूरी पर्सनैलिटी और खूबसूरती बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, जिस लड़की ने हाल ही में मिस इंडिया फाइनलिस्ट का सफर तय किया हो, उसे एक एयरलाइन ने उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स के लिए रिजेक्ट कर दिया था। हताश, निराश और पिता के भारी कर्ज में डूबी हुई स्मृति जब चिलचिलाती धूप में बांद्रा की सड़कों पर पैदल भटकते हुए नौकरी तलाश रही थीं, तभी उन्हें पता चला कि भारत का सबसे पहला मैकडॉनल्ड्स आउटलेट वहां खुला है और कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। जब वो दौड़कर वहां पहुंची तो उन्हें बताया गया कि सारे अच्छे पदों की भर्तियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री लेवल की सबसे निचले दर्जे की नौकरी बची थी। स्मृति ने मजबूरी में पूछा कि काम क्या होगा। जवाब मिला, ग्राहकों के खाए हुए जूठे बर्तन धोना, उनकी टेबल साफ करना और आउटलेट के फर्श पर झाड़ू पोछा लगाना। एक पल के लिए उस ग्लैमरस मिस इंडिया फाइनलिस्ट का गुरूर जरूर कांपा होगा, लेकिन पेट की आग और पिता के कर्ज के खौफ ने उसे वो झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी स्वीकार करने पर मजबूर कर ही दिया। इस काम के लिए उन्हें महीने के सिर्फ 10,500 से 1,800 रुपए की मामूली पगार मिलती थी और ड्यूटी के बीच ब्रेक के दौरान खाने के लिए एक मुफ्त बर्गर दिया जाता था। हफ्ते में 6 दिन वो लगातार मैकडॉनल्ड्स के फर्श चमकाती थी और अपने हफ्ते के एक दिन की छुट्टी पर वो खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन के धक्के खाकर टीवी सीरियल्स के लिए जगह जगह ऑडिशन देने जाया करती थी।
लेकिन किस्मत ने अभी उनके लिए बहुत बड़े ड्रामे, ट्विस्ट और विवाद छुपा कर रखे थे, जो जल्द ही उनकी पर्सनल लाइफ को हमेशा के लिए मैगजीन्स का हॉट टॉपिक बनाने वाले थे। मुंबई के इसी भयानक संघर्ष और गरीबी के दौर में उनकी बेरंग जिंदगी में एंट्री हुई एक बेहद अमीर पारसी बिजनेसमैन जुबिन ईरानी और उनकी पारसी दोस्त मोना की। ये वो बुरा दौर था जब स्मृति एक एक पैसे के लिए मोहताज थीं, और ऐसे मुश्किल वक्त में मोना ने एक बड़ी बहन की तरह उनकी बहुत मदद की। फिल्मी गॉसिप की चकाचौंध भरी दुनिया में आज भी ये बात डंके की चोट पर और मजे ले लेकर कही जाती है कि मोना ने ही बेघर स्मृति को अपने घर में पनाह दी, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड जुबिन से मिलवाया। धीरे धीरे साथ रहते हुए ये तीनों बहुत गहरे दोस्त बन गए। लेकिन कहानी में सबसे पहला और झकझोर देने वाला ट्विस्ट तब आया जब मोना और जुबिन को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बॉलीवुड के गलियारों में कहते हैं कि इस शादी के बाद स्मृति ने खुद को इस नए कपल से दूर कर लिया और वापस अपनी एक्टिंग की जिंदगी पर फोकस करने लगी। उन्होंने मशहूर सिंगर मीका सिंह के म्यूजिक वीडियो सावन में लग गई आग में एक छोटा सा डांस रोल किया, एक सैनिटरी पैड का विज्ञापन किया और एक टीवी शो ओला होस्ट करना शुरू किया, जिसे उनसे पहले नीलम कोठारी किया करती थी। लेकिन उनकी किस्मत का तारा असली मायनों में तब चमका जब टीवी इंडस्ट्री की बेताज क्वीन एकता कपूर की मां शोभा कपूर की पारखी नजर उन पर पड़ी। एकता उन दिनों एक ऐसा मेगा सीरियल बनाने की तैयारी कर रही थी जो भारतीय टेलीविजन का पूरा इतिहास रचने वाला था। एकता की टीम ने जब स्मृति का ऑडिशन देखा तो उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया, ये कहकर कि वो लड़की कैमरे पर बहुत ही डल और बोरिंग लगती है और टीवी के डेली सोप के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। लेकिन दूरदर्शी एकता कपूर ने अपनी पूरी क्रिएटिव टीम के फैसले को दरकिनार करते हुए उसी रिजेक्टेड लड़की को अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए लीड रोल में साइन कर लिया। और फिर 3 जुलाई 2000 को भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा और यादगार धमाका हुआ। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑन एयर हुआ। स्मृति ईरानी द्वारा बड़ी ही शिद्दत से निभाया गया तुलसी वीरानी का वो किरदार रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गया। वो अब सिर्फ एक आम टीवी एक्ट्रेस नहीं रही थी, वो भारत के घर घर की संस्कारी बेटी और हर सास की आदर्श बहू का एक ऐसा भगवान बन गई जिनकी लोग पूजा करने लगे थे। इस ब्लॉकबस्टर शो ने 8 सालों तक टीवी इंडस्ट्री पर एक छत्र राज किया। इसके 1800 से ज्यादा एपिसोड बने और स्मृति को लगातार 5 सालों तक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तुलसी की पॉपुलैरिटी का आलम और पागलपन ये था कि लोग अपनी शादियों के कार्ड्स पर भी भगवान की जगह उनकी तस्वीर छपवाने लगे थे। लेकिन जब पर्दे पर वो एक आदर्श और संस्कारी बहू का पवित्र चोला ओढ़े हुए थीं, ठीक उसी वक्त उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा भयानक भूचाल आ रहा था जिसने पूरी इंडस्ट्री में और उनके फैंस के बीच सनसनी फैला दी। उनकी दोस्त मोना और जुबिन ईरानी की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया। इस तलाक के तुरंत बाद स्मृति ने जुबिन से अपने प्यार का खुला इजहार किया और बिना वक्त गवाए मार्च 2001 में दोनों ने मीडिया से छुपकर गुपचुप तरीके से पारसी रीति रिवाज से शादी रचा ली। इस सीक्रेट शादी की खबर बाहर आते ही मीडिया और गॉसिप मैगजीन्स में आग लग गई और हर तरफ बवाल मच गया। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपने लगी कि टीवी की आदर्श तुलसी ने असल जिंदगी में अपनी ही सहेली का घर तोड़ दिया, अपनी मुश्किल वक्त में मदद करने वाली दोस्त के पति को चुरा लिया। ये उनकी जिंदगी का वो बदतरीन कलंक था जिसने स्मृति का पीछा आज तक कभी नहीं छोड़ा। सालों बाद जब 2023 में एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक फैन ने उनसे यही चुभता हुआ सवाल पूछा तो स्मृति अपना आपा खो बैठी और बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने कैमरे पर बेहद आक्रामक और गुस्से वाले अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि मोना उनकी कोई बचपन की सहेली नहीं थी, क्योंकि वो उम्र में उनसे 13 साल बड़ी हैं और उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। स्मृति ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने मोना का घर बिल्कुल नहीं तोड़ा, बल्कि तलाक के बाद जब जुबिन अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेले थे तब उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने मोना और जुबिन की पहली बेटी शैल को भी बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार से पाला और बाद में उनके खुद के 2 बच्चे हुए जिनका नाम जौहर और जोएश रखा गया। खैर, पर्सनल लाइफ के इन गॉसिप भरे तूफानों को पार करते हुए तुलसी अब जिंदगी में कुछ और बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी। असल में टीवी का वो छोटा पर्दा उनके तेजी से बढ़ते हुए कद के लिए अब बहुत छोटा पड़ने लगा था। इसीलिए उन्होंने अपनी फेस वैल्यू के दम पर राजनीति में एंट्री मारने का सोचा। साल था 2003 जब भारतीय राजनीति के धुरंधर और चाणक्य माने जाने वाले नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की पारखी नजर इस तेज तर्रार और घर घर में मशहूर चेहरे पर पड़ी। उन दिनों मीडिया में यह अफवाह बहुत तेज थी कि स्मृति जल्द ही कांग्रेस पार्टी में जा रही हैं। लेकिन बीजेपी की नेता मनीषा चौधरी के ऑफर और प्रमोद महाजन से एक सीक्रेट मुलाकात के बाद 15 नवंबर 2003 को स्मृति ईरानी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का केसरिया दामन थाम लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके थे और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक रिस्क लेते हुए इस नौसिखिया टीवी स्टार को दिल्ली की सबसे मुश्किल चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया। नतीजा ठीक वही हुआ जिसकी राजनीतिक पंडितों को उम्मीद थी।
कपिल सिब्बल को भारी बहुमत मिला और स्मृति ईरानी सिर्फ 47,000 वोटों पर सिमटकर बहुत बुरी तरह हार गई। लेकिन असली ड्रामा और राजनीति का खूनी खेल तो चुनाव हारने के बाद शुरू हुआ। दिसंबर 2004 का वक्त था और गुजरात दंगों की आंच अभी पूरे देश में ठंडी नहीं हुई थी। पूरे देश में इस मुद्दे पर राजनीति बुरी तरह गरमाई हुई थी और विपक्ष हमलावर था। ऐसे नाजुक वक्त में स्मृति ईरानी, जो अभी पार्टी में नई नई आई थी और राजनीति के दांवपेच सीख रही थी, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी बीजेपी को जड़ से हिलाकर रख दिया। गुजरात के सूरत शहर में मीडिया के दर्जनों कैमरों के सामने आकर उन्होंने सीधा तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और पार्टी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोल दिया। Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat. Yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Akhilji's birthday, I would like to go on to a fast till he gives up his post. बात सिर्फ इस्तीफे पर ही नहीं रुकी। उन्होंने खुलेआम धमकी दे डाली कि अगर मोदी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो वो वाजपेयी जी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर से उनके खिलाफ आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। जरा सोचिए, आज के समय में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी ही पार्टी में ऐसी बगावत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उस वक्त इस नई और अनुभवहीन नेता ने सीधे शेर की मांद में हाथ डालने की हिमाकत कर दी थी। इस बयान के तुरंत बाद पूरी बीजेपी में भयंकर कोहराम मच गया। आरएसएस और बीजेपी ने स्मृति ईरानी को तुरंत दिल्ली तलब किया और ऐसा कड़ा अल्टीमेटम दिया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी दिन शाम होते होते उनका सारा बागी तेवर और हवाई गुस्सा पूरी तरह से काफूर हो गया। उन्होंने डरी हुई हालत में मीडिया के सामने आकर अपना बयान वापस लिया और बिना किसी शर्त के सार्वजनिक माफी मांगी। अंदरूनी सूत्रों और दिल्ली की राजनीतिक गॉसिप की माने तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के सामने फूट फूट कर रोकर माफी मांगी और बाद में नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके पैर भी छुए थे। राजनीति के इस अखाड़े में ये उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे भयानक भूल थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 2006 में उनके राजनीतिक गॉडफादर प्रमोद महाजन की एक पारिवारिक विवाद में दुखद हत्या के बाद तो स्मृति ईरानी को पूरी तरह से पार्टी के अंदर हाशिए पर धकेल दिया गया और वो एकदम अकेली पड़ गई। राजनीति में उन्हें कोई घास तक नहीं डाल रहा था। इसलिए परेशान होकर उन्होंने अपना खुद का टीवी प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और वारिस, विरुद्ध और थोड़ी सी जमीन जैसे शो बनाए। लेकिन उनका लक खराब था और वो सभी शो फ्लॉप हो गए। हारकर 2007 में उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी और फिर 2008 में टीवी पर वापसी की नाकाम कोशिश की, लेकिन कामयाबी अब उनसे कोसों दूर जा चुकी थी। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक और फिल्मी करियर अब पूरी तरह से दफन हो चुका है और उनकी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान गिरकर दोबारा अपने पैरों पर उठता है, असली सिकंदर वही होता है। और स्मृति ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने कैमरों से दूर जमीनी स्तर पर चुपचाप काम करना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर उन्हें बीजेपी में अपना वजूद बचाना है और टिकना है तो नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतना ही होगा। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ लगातार गुजरात के चक्कर लगाने शुरू किए, बल्कि लोगों से जुड़ने के लिए गुजराती बोलना भी सीख लिया। उनकी इस बेतहाशा मेहनत, वफादारी और समर्पण को देखकर आखिरकार नरेंद्र मोदी का दिल पिघला और उन्होंने पुरानी बातें भुला दी। 2010 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर 2011 में सीधा मोदी के ही आशीर्वाद से उन्हें गुजरात राज्य से राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली में संसद के गलियारों में शान से भेज दिया गया। अब स्मृति ईरानी एक नई आग, एक बिल्कुल नए और खूंखार अवतार में वापस आई थी। वो हर रात प्राइम टाइम टीवी डिबेट्स में बीजेपी की सबसे आक्रामक, बेबाक और तेज तर्रार प्रवक्ता बनकर उभरी, जो किसी से नहीं डरती थी। वो सीधे विपक्षियों को कैमरे पर धो डालती थी और उनकी इसी बेबाकी ने उन्हें अमित शाह, अरुण जेटली और खुद नरेंद्र मोदी के सबसे शक्तिशाली इनर सर्कल का अहम हिस्सा बना दिया। और फिर भारतीय राजनीति में आया साल 2014 का वो ऐतिहासिक चुनाव, जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। इस चुनाव में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को एक ऐसा असंभव मिशन सौंपा। उन्हें सीधा कांग्रेस के सबसे मजबूत और अभेद्य किले अमेठी से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए रणभूमि में भेज दिया गया। वहां आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास भी मैदान में थे। इस मुश्किल चुनाव में स्मृति हार जरूर गई, लेकिन उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ रैलियों से राहुल गांधी के पसीने छुड़ा दिए। जीत का अंतर इतना कम हो गया था। सबसे बड़ा और शर्मनाक बवाल उनके चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों को लेकर खड़ा हुआ, जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2004 के चुनाव हलफनामे में उन्होंने खुद को दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1996 में बीए पास बताया था, जबकि 2014 के नए हलफनामे में उन्होंने अपनी एजुकेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर बताई थी। ये हंगामा और विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस और गुरूर के साथ कह दिया कि उनके पास अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। बाद में जब मीडिया ने इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि वो कोई डिग्री नहीं थी, बल्कि सिर्फ 6 दिन का एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स था, जिसे कोई भी कर सकता है।
इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया और विपक्ष ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया और शिक्षा मंत्री 12वीं पास के चुभने वाले नारों से पूरा देश गूंजने लगा। इसके साथ ही सत्ता में आने के बाद और मंत्री बनने के बाद उन पर अहंकार और बदतमीजी के गंभीर आरोप भी लगने लगे। लोगों ने खुलेआम मीडिया में कहा कि उनका रवैया बेहद रूड, अहंकारी और किसी तानाशाह जैसा है जो किसी की नहीं सुनती। लगातार होते विवादों और उनके अड़ियल रवैये के कारण परेशान होकर 2016 के कैबिनेट फेरबदल में उन्हें एचआरडी जैसे ताकतवर मंत्रालय से हटाकर एक कम प्रोफाइल वाले टेक्सटाइल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय में भेज दिया गया, जो एक तरह का डिमोशन था। ये उनके तेजी से बढ़ते हुए राजनीतिक ग्राफ पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हुआ। 2017 में उन्हें फिर से मौका देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय INB का अतिरिक्त प्रभार मिला, लेकिन वहां भी उनकी काम करने की शैली किसी को रास नहीं आई। वहां के वरिष्ठ नौकरशाहों और अधिकारियों के साथ उनके तीखे झगड़े होने लगे और काम रुकने लगा। इसी बीच उन्होंने पत्रकारों की मान्यता रद्द करने को लेकर फेक न्यूज का एक ऐसा विवादास्पद और खतरनाक आदेश निकाला जिस पर पूरी मीडिया इंडस्ट्री बुरी तरह भड़क गई। विरोध इतना भयानक था कि हालत ये हो गई कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को इस मामले में दखल देना पड़ा और उनका वो तानाशाही भरा आदेश रातों रात रद्द करवाया गया। इसके तुरंत बाद सजा के तौर पर उनसे वो मंत्रालय भी छीन लिया गया। दिल्ली की सत्ता के गलियारों और गॉसिप की गलियों में आग लग गई कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि सिर्फ चुनाव हारना ही उन्हें बाहर करने का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि पार्टी के अंदरूनी पावर गेम में वो बुरी तरह मात खा गई थी। अमित शाह और पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ उनके अनकहे शीत युद्ध की अफवाहें अब आम हो चली थीं। कहा जाने लगा था कि उनका कद इतना बढ़ गया था कि वो पार्टी के अनुशासन की लकीरें लांघने लगी थीं, और बीजेपी का इतिहास गवाह है कि वो कभी किसी भी नेता को संगठन से बड़ा नहीं होने देती। रातों रात उनका सारा रुतबा छिन गया। उन्हें अपना लुटियंस दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ा और मीडिया ने तो उनके करियर के खत्म होने की राजनीतिक श्रद्धांजलि तक लिख डाली। ऐसा लगा मानो दूसरों का शिकार करने वाली जायंट किलर का अपना ही बुरी तरह शिकार हो गया हो। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। स्मृति ईरानी राजनीति की वो चतुर खिलाड़ी हैं जिन्हें हार के बाद वापसी करना बहुत अच्छी तरह आता है। जब उन्हें लगा कि राजनीति के दरवाजे फिलहाल उनके लिए बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो 2025 में उन्होंने एक ऐसा पासा फेंका जिसने सबको हैरान कर दिया। करीब 1.5 दशक तक टीवी की दुनिया से दूर रहने के बाद 49 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अपने उसी पुराने अवतार तुलसी वीरानी का चोला ओढ़ दिया, जिसने उन्हें पहचान दी थी। 29 जुलाई 2025 को स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर मोस्ट अवेटेड शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का धमाकेदार प्रसारण शुरू हुआ। टीवी क्वीन एकता कपूर ने एक बार फिर अपनी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस को पर्दे पर उतारा और मास्टर स्ट्रोक खेला। जरा इस ड्रामे को महसूस कीजिए। जो औरत कल तक देश की सत्ता और राजनीति चला रही थी, बड़े बड़े फैसले ले रही थी, वो अब फिर से टीवी स्क्रीन्स पर ग्लिसरीन वाले आंसुओं और संस्कारी ड्रामे के बीच खड़ी थी। वैसे गॉसिप ये भी उड़ी थी कि एकता से उनका बीच में बहुत भयानक झगड़ा हुआ था, जब एकता ने कहा था कि 2014 में उन्होंने खास तौर पर स्मृति के लिए शो का सेट तैयार किया था और स्मृति ने ऐन मौके पर घमंड में मना कर दिया था। लेकिन बाद में फायदे को देखते हुए दोनों ने गिले शिकवे मिटा लिए और फिर से हाथ मिला लिया। उनके इस कमबैक ने टेलीविजन की TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्मृति ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि 49 साल की उम्र में कोई रिटायर नहीं होता और राजनीति में उनकी वापसी का रास्ता अभी भी बंद नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी की ये कहानी ये साबित करती है कि सत्ता, ग्लैमर और राजनीति के कॉकटेल से बड़ा कोई नशा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुलसी सिर्फ टीवी पर राज करके खुश रह पाएंगी, या 2026 और उसके बाद के आने वाले चुनावों में वो एक बिल्कुल नए और खतरनाक अवतार में वापसी करके अपने राजनीतिक दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लेंगी। ये देखना किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये की एक ऐसी कहानी जिसमें सपनों की उड़ान भी थी और गिरावट की दर्दनाक सच्चाई भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ऊंचाई पर पहुंचना जितना मुश्किल होता है, उसे बनाए रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब सवाल यही है, क्या ये अंत है या फिर ये सिर्फ एक नए खेल की शुरुआत? क्या वो फिर से उसी ताकत के साथ वापसी करेंगी या इतिहास में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएंगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची चौंकाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।